हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वेव इक्वेशन का सलूशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया एंड साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। ओके, तो वेव इक्वेशन का सलूशन निकालने के लिए जो मेरा यहाँ पे आप पीडी देख रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम लोग वेव इक्वेशन कहते हैं। ये जो पीडी है वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन का है। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन में हमें एक्स एंड जो भी दो अदर डायमेंशन, सपोज जेड है, वाई यहाँ पे ले लिया तो एक्स एंड जेड कोई अदर डायमेंशन है तो उसके लिए अलग हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अभी हम लोग वन डायमेंशन में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वेव इक्वेशन दिया गया है वो वन डायमेंशन का वेव इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव इक्वेशन का पीडी फॉर्म में बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम लोग वेव इक्वेशन कहते हैं। तो वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो आई होप, मैं आशा करके चलता हूँ कि आपको मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जानकारी होगी एंड अगर नहीं भी है तो यहाँ पे आप एडजस्ट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब इसका हम लोग पहले वेव इक्वेशन में जो वाई टी एंड एक्स क्या है, सी तो हमारा कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन वाई टी ए एक्स हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो एज अ टॉपिक है वेव इक्वेशन, मतलब क्या है वेव इक्वेशन बोले तो जो मेरा गिवन है वो है इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव है। एंड वेव से आपको पता चल रहा होगा कि जब भी हम वेव की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की बात करते हैं कि मेरा अगर कुछ इस तरीके से बोले तो जब भी हम लोग वेव की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की बात करते हैं। ओके, कि कोई मेरा पार्टिकल है जो वेवी मोशन कर रहा है, इस वेवी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल कर्व भी बोलते हैं, साइनोसॉइडल कर्व बोलते हैं, साइनोसॉइडल कर्व। तो इस साइनोसॉइडल कर्व को हम लोग बोलते हैं वेव। जब भी कोई पार्टिकल अगर मूव करता है इन वेवी मोशन में, इस साइनोसॉइडल कर्व पाथ को फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव। ओके, तो इसका इक्वेशन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इन डेरिवेटिव के टर्म में, जिसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है तो जिसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इस वेव का इक्वेशन दिया गया है हमें डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एस स्क्वायर, जो हमें आज इसका सलूशन निकालना है। ओके, आज इसका हम लोग क्या करेंगे, सलूशन निकालेंगे। सलूशन निकालने के लिए हमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जानकारी होनी चाहिए और इसे मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे जो हमारा इन डेरिवेटिव वाले टर्म में y है और देखा जाए तो x है, t है एंड c भी है। तो c तो हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, अगर t की बात करें तो ये मेरा टाइम होता है, x की बात करें तो हमारा x मेरा मान लेते हैं कि डिस्टेंस है, y मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर x एक्सिस एंड y एक्सिस की बात करें, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है एंड कोई पार्टिकल है जो बेबी मोशन में ट्रेवल कर रहा है। बेबी मोशन क्या कर रहा है, बेबी मोशन में है बोले तो वेव वाले पाथ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में जाएंगे एट अ डिस्टेंस, मान लेते हैं कि एट अ डिस्टेंस x1, यहाँ से यहाँ एट अ डिस्टेंस x1, कोई डिस्टेंस x1 तक हमारा ये जो वेव का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, ये क्या है मेरा, मान लेते हैं y1 है। उसी तरह से एट अ डिस्टेंस x2 कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, x2 यहाँ तक, तो x2 यहाँ से, तो मैं मान लेता हूँ कि इस एक्स एक्सिस से यहाँ जो ये पार्टिकल है x2 डिस्टेंस पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y2 है। उसी तरह से और भी अगर मैं मानूँ यहाँ की मेरा x3 है, तो एट अ डिस्टेंस x3 यहाँ से इस पार्टिकल का, जैसे यहाँ a पार्टिकल है, यहाँ पे b पार्टिकल है, यहाँ पे c पार्टिकल है, तो x अक्ष से c पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y3 है। ओके, तो आई होप x एंड y का बीच रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि एट एनी डिस्टेंस, और भी बड़ा फिगर में अगर समझाएं कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा y एक्स है, ये मेरा x एक्स है। तो एट ए डिस्टेंस x1 मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस x1 है। x1 डिस्टेंस पर जो ये वाला पार्टिकल है, यहाँ की अगर पार्टिकल की बात करें, अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, तो अभी जो मेरा एट ए डिस्टेंस x1 पर जो पार्टिकल है यहाँ पे है,
यहाँ एक्स एक्सिस से कितना ऊंचाई पर है, मान लेते हैं कि वाई वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक्स को बोलते हैं, मान लेते हैं क्या है मेरा डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस बता रहा है। ओके, अब मेरा यहाँ पे बात आती है टाइम क्या है। तो टाइम हम लोग देखते हैं कि जो मेरा पार्टिकल है कितने टाइम बाद हमारा यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया है। ओके, तो इसको बोलते हैं टाइम। मान लेते हैं कि जो मेरा x1 डिस्टेंस पर y1 डिस्प्लेसमेंट है एट अ टाइम t1 पर है। उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ से पार्टिकल चलकर ऐसे ऐसे और यहाँ तक आ गया है, तो एट अ डिस्टेंस x2 y2 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से x एक्सिस से यहाँ y2 डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम मान लेते हैं t2। इसी तरह से एट अ टाइम मान लेते हैं t3। ओके, तो आई होप आपको y1 y2 y3 x1 x2 x3 ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग अलग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो मैंने पीछे पढ़ा रखा है, फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगर इसकी सोल्यूशन की बात करें तो हमें y का मान निकालना पड़ता है। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x एंड t पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो y हमारा किसका फंक्शन हो जाएगा, x एंड t का फंक्शन हो जाएगा। तो जो अभी मैंने इस जो वेव दिया गया है, जो साइनोसॉइडल कर्व है, साइनोसॉइडल कर्व का अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है, लेकिन हमें निकालना होता है y बराबर एफ एक्स कोमा टी, एक नॉन डेरिवेटिव वाले टर्म में निकालना पड़ता है। सोल्यूशन हमें क्या निकालते हैं, एक नॉन डेरिवेटिव वाले टर्म में हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। ओके, एक नॉन डेरिवेटिव वाले इक्वेशन निकालते हैं सोल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पे y बराबर किसका, एक्स एंड टी का फंक्शन हो जाएगा, जो मेरा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। तो एफ एक्स कोमा टी का मान निकालना होता है। फिर से इसको मैं बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से है। एंड एट अ डिस्टेंस x1, एट अ डिस्टेंस x1 का यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ से चलकर पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, इसको बोलेंगे y1। ओके, एक्स अक्ष से डिस्टेंस इस पार्टिकल का, यहाँ पे जो पार्टिकल आ गया एट अ टाइम मान लेते हैं एट टाइम t1 पर। ओके, तो इसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है, डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जो हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन हम लोग को पता है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जब बात हम लोग करते हैं तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जब क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने बहुत बार निकाला है, तो आई होप आपको याद होगा। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस पर डिपेंड कर रहा है, x एंड t पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं सोल्यूशन। एज्यूम सोल्यूशन y बराबर x एंड t पर डिपेंड कर रहा है, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x एंड t पर। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि y बराबर फंक्शन ऑफ स्मॉल x हो जाएगा। ये स्मॉल x है, ये कैपिटल X मेरा फंक्शन है, किसका फंक्शन है, स्मॉल x इंटू कैपिटल टी हमारा क्या फंक्शन है, किसका फंक्शन रहेगा, स्मॉल टी का। ये सोल्यूशन हम लोग एज्यूम करते हैं, y बराबर x इंटू टी। ओके, और ई हमारा स्मॉल y है, स्मॉल y है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ x हमारा क्या है, x हमारा है फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। एग्जाम्पल से बताते हैं। ओके, जैसे x का मान हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ देख सकते हैं कि x किसका फंक्शन है, स्मॉल x का ओनली फंक्शन है, इसमें किसी भी प्रकार का t ये सब नहीं है, चाहे अदर टर्म नहीं है। ओके, कोई अदर वेरिएबल नहीं है। उसी तरह से t हमारा क्या, फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। t जैसे मान लेते हैं e के पावर 3t प्लस 4t। ओके, ये मेरा क्या है, एक t फंक्शन है, किसका फंक्शन है, स्मॉल t का फंक्शन। एग्जाम्पल में ये सबसे आप समझ सकते हैं कि x एंड t हमारा क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करते हैं। स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 हम लोग स्टेप 2 में जिसका भी सोल्यूशन निकालना होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। तो इसमें हमारा डेरिवेटिव की बात करें तो इस डेरिवेटिव का मान पुट करना पड़ता है, तो इसका मान हमें निकालना पड़ता है। किस क्या है, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर है, इसका मान हमें निकालना होगा। एंड एक और डेरिवेटिव है डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका भी मान हमें निकालना पड़ता है। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालते हैं हम लोग इस इक्वेशन से। ओके, तो इस इक्वेशन को हम लोग अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो डेल टू वाई, इसको y को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में।
तो इसका मान निकल जाएगा एंड वाई को हम लोग 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो कुछ इस डेरिवेटिव का मान निकल जाएगा। तो नाउ हम लोग पहले एक्स वाले की बात करते हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। वाई को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। वाई का मान मैंने क्या एज्यूम किया, एक्स एंड टी, ओके, इंटू डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टी मेरा कांस्टेंट है, तो टी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ एक्स क्या फंक्शन है, किसका फंक्शन है, स्मॉल एक्स का फंक्शन है। इसको हम लोग जैसे एग्जाम्पल में यही है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को हम लोग स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसको करेंगे तो 4x हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो यही मेरा डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स है। एग्जाम्पल के साथ चल रहा है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो टी इंटू इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स डैश बोले तो एक बार मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, नाउ अब हम लोग निकालते हैं इसको, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, टी इंटू एक्स डैश, टी कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे और एक्स डैश को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और तो एक्स डबल डैश बोले तो एक बार और मैंने डिफरेंशिएट किया बोले तो डबल डेरिवेटिव हो गए, सेकेंड ऑर्डर का हो गया। इसको सही से लिखेंगे एक्स डबल डैश और टी, एक्स को पहले लिखेंगे तो यहाँ मेरा इसका मान निकल कर आ गया एक्स डबल डैश टी। एक्स डबल डैश क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, एक्स डबल डैश का मान हो जाएगा डेल टू कैपिटल एक्स इंटू डेल एक्स स्क्वायर। 2 बार मैंने डिफरेंशिएट किया, एक बार और अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इस वाले टर्म को तो डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ओके, इजी है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या है, पहले डेल वाई अपॉन डेल टी निकालना पड़ेगा। डेल वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू एक्स एंड टी है, एक्स इंटू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इंटू डेल टी अपॉन डेल टी। ओके, नाउ अब हम लोग करते हैं एक्स टी इंटू टी डैश, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मान लेते हैं टी डैश मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें टी को डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे एक्स कैसे कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स एंड टी कैसे कांस्टेंट है, ये आपको शायद कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मैं एक एग्जांपल से चलता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि एक्स का मान है एक्स स्क्वायर एंड वाई का मान है एक्स टी का मान है 3t। ओके, तो एक्स इंटू टी को डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर इंटू 3t हो जाएंगे, इंटू 3t। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यहाँ पे जो भी टी वाला फंक्शन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, इंटू टी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 3t क्या है, टी हमारा फंक्शन था 3t बाहर निकालना पड़ेगा बोले तो पूरे टी को बाहर निकाल सकते हैं इजी। उसी तरह से मैंने यहाँ भी किया, एक्स को बाहर निकाला एंड टी को डिफरेंशिएट किया। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरी है डबल डेरिवेटिव का। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर का हमें ज़रूरत है तो टी को वाई को मैंने फिर टी के रेस्पेक्ट पे करूँगा तो डेल अपॉन डेल टी इंटू एक्स टी डैश, क्या हो जाएगा एक्स बाहर एंड टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो टी डबल डैश हो जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका मान एक्स टी डबल डैश। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 3 में जो भी मेरा वेव इक्वेशन था इसमें हम लोग पुट करें। देखो स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 में तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे किसका वैल्यू, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसका मान आया था एक्स टी डबल डैश एंड डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जिसका मान आया था एक्स डबल डैश इंटू टी। इसको किस में पुट करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे वेव इक्वेशन वाले इक्वेशन में। ओके, जो मेरा वेव इक्वेशन क्या था, वेव इक्वेशन की बात करें तो हमारा था डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो अगर हम पुट करें इसमें डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान है एक्स टी डबल डैश बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान है एक्स डबल डैश इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाएंगे। यहाँ से हम लोग वेरिएबल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल सेपरेट, ऐसे लिखते हैं सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ से भी मैंने बताया है जब भी अगर इस तरीके के वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, बहुत बार मैंने जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो इस तरह के क्वेश्चन को आराम से हम लोग सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, एक्स टी से डिवाइड कर देंगे और इधर भी एक्स टी से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, एक्स से एक्स कैंसिल, टी से टी कैंसिल। देखो यहाँ पे सेपरेट हो गया, टी डबल डैश अपॉन टी आ गया बराबर सी स्क्वायर इंटू एक्स डबल डैश इंटू एक्स आ गया।
बहुत ही सिंपल था। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा इक्वेशन आ गया टी डबल डैश अपॉन टी बराबर सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। इसको और अच्छा से लिखते हैं तो एक्स वाले को इस तरफ लाते हैं, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स। इस सी स्क्वायर को यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/c² हो जाएगा। यहाँ पर जब लाएंगे इंटू टी डैश अपॉन टी हो गया। बस इधर उधर किया और कुछ है नहीं। तो ये मेरा हो गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब हम लोग को पता है कि इसके बाद हम लोग को क्या करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है तो एक कांस्टेंट लेमडा हम लोग एज्यूम करते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे मेथड और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल रहता है तो लेमडा को लेमडा ही मानकर चलते हैं। लेकिन अगर वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो एक नया टर्म देखते हैं। देखो लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो निगेटिव हो सकता है। लेमडा का मान यही तीनों होगा, या तो 0 होगा, या फिर कोई पॉजिटिव टर्म होगा, नहीं तो कोई निगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ से हमें अब 3 कंडीशन आता है, तीनों कंडीशन से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सिर्फ लेमडा रखकर एक दूसरे के बराबर करके इसके बराबर इसको करते हैं और इसके बराबर इसको करते हैं। करने के बाद एक्स एंड टी का मान निकालते हैं। एक्स एंड टी का मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमने सोल्यूशन एज्यूम किया था y बराबर एक्स एंड टी। जब एक्स एंड टी का मान हमें मालूम चल जाएगा तो हमारा सोल्यूशन जो एज्यूम किया था मेरा निकल जाएगा। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में बस यही तक हम लोग लेमडा का वैल्यू 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं एज्यूम करते, नहीं लेते हैं, सीधे लेमडा का मान से हम लोग एक्स एंड टी का मान निकाल देते हैं। लेकिन वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि लेमडा का वैल्यू 0 या तो पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा कि लेमडा या तो 0 होगा, लेमडा या तो पॉजिटिव होगा, लेमडा आइदर नेगेटिव होगा। तो इन तीनों कंडीशन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कंडीशन को रखेंगे, लेमडा का वैल्यू रखेंगे एंड देन यहाँ से हम लोग 3 सोल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट सोल्यूशन निकलेगा जब लेमडा इक्वल टू 0 रखेंगे, सेकेंड सोल्यूशन निकलेगा जब लेमडा इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू कोई रखेंगे, एंड थर्ड सोल्यूशन निकलेगा जब लेमडा इक्वल टू नेगेटिव रखेंगे। ओके, तो हम लोग अब एक एक कंडीशन देखते हैं इसमें एंड देन हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। इस कंडीशन को थोड़ा साफ से लिख देते हैं, एक्स डबल डैश इंटू एक्स बराबर 1/c² इंटू टी डबल डैश अपॉन टी बराबर लेमडा। ओके, तो कंडीशन फर्स्ट की बात करें, कंडीशन फर्स्ट व्हेन लेमडा इज टेकन 0, बोले तो लेमडा इक्वल टू 0। अगर कंडीशन सेकेंड की बात करें व्हेन लेमडा इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेमडा का वैल्यू देंगे, यानी लेमडा इक्वल टू, देखो पॉजिटिव आना है इसका मतलब क्या कि कुछ भी मान रखो हमें लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो वो हम टर्म एज्यूम करते हैं p², जहाँ p का मान -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच कोई भी अगर रियल नंबर रख दें, p हमारा एक रियल नंबर रहेगा, कोई भी रियल नंबर रखे तो हमारा p क्या आ जाएगा, हमेशा लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे p का मान अगर 0 तो 0 वाला कंडीशन तो ऊपर हो गया, लेमडा इक्वल टू 0। अगर p हमारा कोई भी नेगेटिव टर्म रखे -3/2 एक रियल नंबर होना चाहिए। ओके, इमेजिनरी नंबर नहीं। जैसे इमेजिनरी नंबर की बात करें, इमेजिनरी नंबर जैसे हमको -1 रूट अंदर ये नहीं रखना, ये मेरा इमेजिनरी नंबर है तो इसको हमें नहीं रखना होता है, हमें एक रियल नंबर लेना होता है। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखिए, p का मान हमेशा लेमडा का वैल्यू हमें पॉजिटिव देगा। जैसे -3 रख दें तो 9 निकाल कर देगा, अगर -4 भी रख दे या 10 भी रख दे, कुछ भी रख दे रियल नंबर, अगर इसमें p का मान पुट कीजिएगा तो लेमडा का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कंडीशन सेकेंड हो गया। कंडीशन थर्ड व्हेन लेमडा इज टेकन एज नेगेटिव। तो देखो ये वाला टर्म पॉजिटिव है, हर हाल में पॉजिटिव आएगा, जब इसमें नेगेटिव लगा देंगे तो मेरा हर हाल में नेगेटिव आएगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं व्हेन लेमडा इक्वल टू 0। तो नाउ हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व क्या करेंगे, एक्स एंड टी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन में लेमडा बराबर 0 रखते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं कि ए है, तो क्या हो जाएगा एक्स डबल डैश अपॉन एक्स बराबर 1/c² टी डबल डैश अपॉन टी बराबर क्या करेंगे 0। तो एक्स एंड टी का वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा है मेथड सेपरेशन वेरिएबल में, एक बार इसके बराबर, देखो एक दूसरे से तीनों बराबर है तो एक बार इसके बराबर इसको करेंगे, इसको करने के बाद हमें एक्स का मान निकल जाएगा एंड देन इसके बाद इसको करेंगे तो टी का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स बराबर 0 करेंगे, यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो इसको अगर यहाँ पे ले जाए तो एक्स डबल डैश बराबर 0 हो जाएंगे। देखो ये मेरा देखो डिफरेंशिएशन है डबल डेरिवेटिव का, किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको अगर 2 बार इंटीग्रेट कर दें, सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इसको 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे, 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे डेल 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में। तो इधर भी हमें LHS में करें तो RHS में भी करना पड़ेगा dx इंटू 2 बार डिफरेंशिएट करिए, इसलिए 2 बार dx होंगे। ओके, तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इन्वर्स है, तो एक डिफरेंशिएशन कट जाएंगे, तो बच जाएगा मेरा एक डिफरेंशिएशन इंटू dx बराबर 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे इंटू dx एंड कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि c1। ओके, नाउ अब इसको करेंगे, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा, सॉरी यहाँ x होगा, तो यहाँ x का मान आ जाएगा, x बराबर हो जाएंगे इधर 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे इंटू dx करना, इसको भी तो इंटीग्रेट करेंगे। ओके, 0 का 0, c1 का c1 x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 हो जाएंगे, तो x का मान हमें यहाँ से निकल जाएगा c1x प्लस c2। एक सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई इसमें नोक झोंक है नहीं ज़्यादा ना। उसी तरह से x का मान निकल गया, तो अब हम लोग t का मान निकालेंगे, तो t का मान निकालने के लिए इसको यूज़ करेंगे सी स्क्वायर इंटू टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से नीचे वाला टर्म को उधर ले जाएंगे तो टी डबल डैश इक्वल टू 0 आ जाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे और टी डबल डैश डी टी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे डी टी के रेस्पेक्ट में, इधर भी 0 डी टी एंड डी टी 2 बार। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा, एक बार सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो टी डैश हो जाएगा, एक डिफरेंशिएशन हट जाएगा इंटू डी टी बराबर इसको 0 प्लस एक कांस्टेंट मान लेते हैं c1। देखो c1 c2 यहाँ पे मान लिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं c3 इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में। t डैश एक डिफरेंशिएशन हट जाएगा तो t निकल जाएगा, 0 तो 0 हो गया, c3 का मान क्या हो जाएगा, c3 t हो जाएगा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मानते हैं c4, तो t का मान निकल जाएगा c3t प्लस c4। तो नाउ मेरा सोल्यूशन क्या निकल कर आ गया, सोल्यूशन फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हम जानते हैं y बराबर क्या था, x एंड t। x का मान क्या है, c1x प्लस c2 इंटू c3t प्लस c4। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकल कर आ गया। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन। तो मेरा सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन लेमडा इज टेकन एज पॉजिटिव। तो मेरा इक्वेशन जो था वो हम लोग लिख देते हैं x डबल डैश x बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी। ये मेरा कुछ इक्वेशन था बराबर लेमडा, मैंने एज्यूम किया था लेमडा इज टेकन एज पॉजिटिव। तो लेमडा को पॉजिटिव होने के लिए क्या करते हैं, लेमडा का वैल्यू हम लोग रखेंगे पी स्क्वायर। ओके, तो मेरा आ जाएगा क्या, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है इसके बराबर इसको करेंगे एक बार, यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स बराबर पी स्क्वायर। इसको इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डबल डैश बराबर पी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएंगे। इसको इस तरफ लाएंगे तो एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। देखो इस टर्म को देखो, ये टर्म मेरा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये मेरा क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, क्योंकि हमें पता होता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इस इक्वेशन को आप देखकर, इस इक्वेशन को अगर देखिएगा तो इसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो भी कौन है, एक्स। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का तरीका है कि इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन की बात करें, ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ओडी होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो भी मेरा क्या है, एक्स है। इस इक्वेशन में ये मेरा देखो कैपिटल एक्स किसका है, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है। तो स्मॉल एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, IND इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स तो मेरा फंक्शन है, इसको हम लोग डिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अगर डिफरेंशियल PD की बात करें, जैसे डेल टू वाई वेव इक्वेशन की बात करें, सी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक एक्स है, टी है, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन इस इक्वेशन में देखा जाए एक्स डबल डैश है, मेरा पार्शियल डेरिवेटिव है, 2 बार मैंने डिफरेंशिएट किया है एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो इसका मान अगर सही से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, डेल टू एक्स अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस पी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स बराबर 0।
तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मेरा क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्यूशन निकाले थे उस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें देखो, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता है, सोल्यूशन की बात करता है, सोल्यूशन हमें एक्स जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है एक नॉन डेरिवेटिव के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन क्या एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें जब सोल्व करना होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसमें हम लोग सी एफ और पी आई वैल्यू निकालते हैं। सी एफ एंड पी आई वैल्यू हम लोग किस इक्वेशन में निकालेंगे, अगर मेरा कोई भी इक्वेशन हायर ऑर्डर का रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हायर ऑर्डर बोले तो ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्डर, ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्डर। जब फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा रहता है तो उसमें हम लोग सी एफ एंड पी आई निकाल कर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसमें सी एफ एंड पी आई निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो इसमें हम लोग देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का है बोले तो एक से ज़्यादा ऑर्डर है तो इसको हम लोग हायर ऑर्डर में गिनती करेंगे। तो इसका सोल्यूशन सी एफ और पी आई निकाल कर देते हैं। नाउ हमें पता है सी एफ एंड पी आई कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो पी आई वैल्यू आर एच एस पर डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन में आर एच एस कितना है, आर एच एस मेरा 0 है एंड ए वाला टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा टर्म क्या है, एल एच एस है। बराबर के इधर एल एच एस टर्म, बराबर के इस साइड आर एच एस टर्म। तो आर एच एस 0 है। पी आई का फार्मूला होता है आर एच एस अपॉन फंक्शन ऑफ डी। डी क्या होता है बाद में देखेंगे, क्योंकि हमने पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो हमने देख चुका है। तो आर एच एस टर्म 0 है, 0 बटा समथिंग, कोई भी टर्म 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0। ओके, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स का मान, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, सी एफ एंड पी आई वैल्यू 0 है। तो अगर हम सी एफ निकालें, सी एफ हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देंगे तो मेरा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका हम लोग अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर सी एफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें इस इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। देखो कंप्लीमेंट्री फंक्शन एल एच एस वाले टर्म पर डिपेंड करेगा। तो एल एच एस टर्म कौन है, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स। इसे आर एच एस टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब सी एफ निकालना होता है तो हम लोग एल एच एस टर्म की बात करते हैं। नाउ तो अब हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। इसको सोल्व करने के लिए हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा और एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग निकालते हैं फॉर सी एफ। सी एफ निकालने के लिए हमें एक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, एल एच एस बराबर 0 कर देते हैं। ओके, एल एच एस में जो भी टर्म होता है उसको 0 करते हैं। लेकिन देखो ये मेरा एक हम ट्रिक बता रहे हैं, ये कोई हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे कि एल सी एफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि सी एफ निकालने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे एंड सी एफ का एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखे हैं कि कैसे हम लोग सी एफ निकालते हैं। इसलिए इसमें हम लोग ट्रिक बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ से भी आप ट्रिकीज बेसिस पर आप समझ सकते हैं। देखो एल एच एस बराबर 0 करना है, मतलब इसमें जो भी टर्म रहेगा, इस एल एच एस में जो भी टर्म रहेगा उसको 0 करेंगे। आर एच एस से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ 0 है या नहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो एल एच एस टर्म को 0 करेंगे। लेकिन 0 करने के लिए जब भी एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो इसको हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स है, इसको हम लोग एम मानते हैं। ओके, जब एक बार डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एम माने। अगर दो बार हम लोग डबल डेरिवेटिव ले, डबल डिफरेंशिएशन ले, तो इसको एक बार डेरिवेटिव को एम मानेंगे तो डबल डेरिवेटिव को एम स्क्वायर करेंगे। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव रहता तो एम क्यू हो जाता। ओके, तो यहाँ पे इस वाले टर्म को, इस इतने वाले टर्म को क्या करेंगे, एम स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर हो जाएंगे 0। ओके, ये 0 कहाँ से आया, क्योंकि एल एच एस बराबर हमें 0 पुट करना है। ओके, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। अब इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से एम का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा है। अगर यहाँ से एम का वैल्यू की बात करें तो एम बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस रूट अंदर पी स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर पी। अब यहाँ से फिर आपको यहाँ एम का वैल्यू निकल गया, एक प्लस पी और एक माइनस पी। अब यहाँ से हम लोग सी एफ वैल्यू निकालते हैं। सी एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर एम बराबर कोई भी रूट अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, कुछ इस तरीके के फॉर्म में है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एम का बराबर पी है तो पी मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा, बीटा का मान क्या है। जैसे इसके फॉर्म में लिखने के लिए सपोज मैं दो एग्जाम्पल, पहले इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। जब एम का मान कुछ इस तरीके से रहेगा तो इसका सी एफ होता है ई के पावर अल्फ़ा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बहुत ही बड़े अक्षर में। अगर एम बराबर रहेगा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, जहाँ देखो यहाँ पे आई बीटा, देखो अल्फ़ा एंड बीटा की बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा एक रियल नंबर है, रियल नंबर, एंड आई बीटा एक इमेजिनरी नंबर है, आई एम इमेजिनरी नंबर है,
एंड अल्फा प्लस आई बीटा तीनों अगर दोनों को मिला दे तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट भी होते हैं। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से मालूम होगा तो सही है, नहीं तो थोड़ा सा मैं यहाँ हिंट्स दूंगा जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। तो ये अल्फा एक देखो पी हमारा कोई एक रियल वैल्यू है, मैंने कहा था कि पी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होंगे, एक रियल वैल्यू होंगे, मतलब कि एक रियल नंबर होंगे। तो पी हमारा रियल नंबर है और आई बीटा इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे अगर एम बराबर पी है, एम बराबर पी है तो प्लस माइनस आई इंटू जीरो लिखेंगे, बीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो इसका सोल्यूशन मेरा क्या सी एफ निकल कर आ जाएगा, अगर इसके फॉर्म में है तो हो जाएगा मेरा ई के पावर अल्फा इंटू एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अब हम बताते हैं आपको कि अल्फा प्लस आई माइनस बीटा कैसे आएगा। अगर सपोज एम का मान सोल्व करते करते कुछ इस तरीके से आ गया कि 3 प्लस माइनस रूट अंदर 5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस रूट अंदर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं -1 गुने 5। ओके, चलो यहाँ पे 9 कर देते हैं, समझने में और आसानी हो जाएगी। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट अंदर -1 एंड 9 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड रूट अंदर -1 हो जाएंगे। तो रूट अंदर -1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसे हम आयोटा कहते हैं। यह एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इससे पता चलता है कि मेरा कौन है, इमेजिनरी नंबर है। ओके, आई से पता चल जाता है कि मेरा इमेजिनरी नंबर है, यह एक मेरा कौन है, इमेजिनरी नंबर है। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 3, इसको किससे डिनोट करेंगे, आई से, तो 3i हो जाएंगे। तो एम बराबर 3 प्लस माइनस आई इंटू 3। देखो यहाँ पे अल्फा का मान 3 हो गया एंड आई और बीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा का मान भी 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म रहेगा, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें जो यहाँ पे अभी जो आया है, एम का मान एक पी है एक माइनस पी है, तो ये मेरा रियल पार्ट होता है। इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं अल्फा को, एंड बीटा को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट है तो इसका हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। तो इसको और अच्छा से बोले तो क्या हो जाएगा, अगर लिखा जाए तो पी प्लस माइनस आई इंटू जीरो, एक सोल्यूशन माइनस पी प्लस माइनस आई इंटू जीरो, ये हमारा इससे लिखेंगे एंड ए वाला हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो इन दोनों वाले टर्म से हम लोग सी एफ निकालेंगे। ओके, तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर इस वाला पार्ट से सी एफ 1 मान लेते हैं एंड इस वाला पार्ट से सी एफ 2 हो जाएंगे। तो सी एफ 1 इसके लिए लिखेंगे तो क्या है, ई के पावर अल्फा, यहाँ अल्फा का मान क्या है, पी है, तो ई के पावर अल्फा एक्स बोले तो पी इंटू एक्स इंटू सी वन एंड सी टू मेरा कॉन्स्टेंट है, तो सी वन कॉस बीटा एक्स, कॉस बीटा का मान क्या है, 0 है, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस सी टू साइन बीटा एक्स बोले तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा। उसी तरह से प्लस सी एफ टू इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो ई के पावर माइनस पी एक्स हो जाएंगे इंटू सी वन सी टू, तो इस सी थ्री कॉस यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू एक्स हो जाएंगे, प्लस सी फोर साइन 0 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो सी एफ का मान हो जाएगा, देखो ई के पावर पी एक्स कॉस 0 1 होता है एंड साइन 0 0 होता है, तो इस वाला टर्म पूरा 0 हो जाएंगे। उसी तरह से साइन 0 0, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएंगे। कॉस 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी मेरा कॉस 0 1 हो जाएगा, तो सी वन एंड सी टू, इसको अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा सी वन प्लस 0 ई के पावर माइनस पी एक्स इंटू सी थ्री प्लस 0। ओके, अगर यहाँ से अगर हम आगे करें सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी वन ई के पावर पी एक्स प्लस सी थ्री से अच्छा सी टू लिख देते हैं, सी वन सी टू ई के पावर माइनस पी एक्स। अब हमें पता है कि एक्स बराबर ही सी एफ है, कहाँ पे मैंने लिखा एक्स बराबर ही सी एफ है, क्योंकि पी आई सी एफ प्लस पी आई होते हैं, लेकिन पी आई वैल्यू आर एच एस 0 है, इसलिए 0 हो जाएंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, सी एफ, तो एक्स का मान हमें निकल गया, एक्स बराबर सी वन ई के पावर पी एक्स प्लस सी टू ई के पावर माइनस पी एक्स। ओके, अब हम लोग निकालते हैं टी का मान। तो हमें सेकेंड कंडीशन में एक्स का मान निकल गया। अब हम लोग टी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसके बराबर इसको 0 करेंगे, सॉरी इसके बराबर इसको इक्वेट करेंगे, तो 1/c² इंटू टी डबल डैश अपन टी बराबर हो जाएंगे पी स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो टी डबल डैश बराबर सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी हो जाएंगे। तो टी डबल डैश बराबर हो जाएगा, टी डबल डैश इसको इधर लेंगे तो माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी बराबर 0। और ये भी एक मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो भी कौन है मेरा, इसमें स्मॉल टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। ये मेरा सेकेंड ऑर्डर का है, जब मोर देन 1 ऑर्डर होते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन क्या, टी का मान निकलेगा, टी बराबर हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। चूँकि आर एच एस टर्म 0 है इसलिए पी आई का मान 0 हो जाएगा, तो टी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ओके, तो सी एफ निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने पढ़ा है फॉर सी एफ हमें एक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है,
ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसका लिखेंगे टी डबल डैश है, जैसे यहाँ पे टी डबल डैश को क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ टी को मैंने डिफरेंशिएट किया स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में, ओके, माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू कैपिटल टी बराबर 0। तो इसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो मैंने पीछे अभी जस्ट मैंने कहा है कि इसको हम लोग क्या मानते हैं, एम मानते हैं। तो डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, एम स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू कैपिटल टी माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी बराबर, ऑक्सिलरी इक्वेशन में एल एच एस टर्म को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, इतना बराबर 0 करेंगे, ओके। इधर 0 रहे या ना रहे उससे कोई मायने नहीं पड़ता। इस ई हमारा आर एच एस टर्म है और आर एच एस टर्म हमें पी आई देता है, तो पी आई का वैल्यू हमें 0 पता चल गया। तो सी एफ निकालने के लिए एल एच एस टर्म 0 से इक्वेट करते तो क्या, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, वैसे ऐसे होता नहीं है उसका हम लोग, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जिससे आपको हर क्वेश्चन अच्छा से बन जाए। तो एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर है, टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ से अगर एम का वैल्यू निकाले तो एम बराबर हो जाएंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर एंड और निकाले तो एम बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस सी पी। तो एम का मान निकल गया एक प्लस सी पी एंड एक एम का मान निकल गया एक माइनस सी पी, ओके। तो सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको भी। अगर सी एफ निकलना है, एम एक सी पी है प्लस माइनस, इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है तो मान लेते हैं कि 0 है, ओके। एक दूसरा सोल्यूशन है सी पी प्लस माइनस आई इंटू 0 है। तो इसका अगर सी एफ की बात करें तो सी एफ क्या हो जाएगा, ई के पावर अल्फ़ा एक्स, ई के पावर अल्फ़ा एक्स। देखो एक्स उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो एक्स की जगह पर हम लोग टी लिखेंगे। तो ई के पावर अल्फ़ा इंटू टी सी वन कॉस पी इंटू टी बीटा टी प्लस सी टू इंटू साइन बीटा इंटू टी, ओके। तो इसका पहले बात करें सी एफ निकालने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान सी पी हो जाएगा इंटू टी हो जाएंगे इंटू, देखो बीटा का मान अगर 0 रखेंगे यहाँ पे 0 तो पिछला देखा था ये 1 हो जाएगा, ई माना टर्म 0, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, बच जाएगा क्या C1, ओके। तो मैंने पिछले कांस्टेंट जब लिया था एक्स का मान निकाल तो C1 C2 मैंने कांस्टेंट लिया था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं C1 C2, तो इसको C3 कर देंगे, C3 इंटू 1 प्लस ये तो 0 आ जाएगा, प्लस उसी तरह से ई के पावर यहाँ पे अब इसकी बात करें तो माइनस सी पी इंटू टी इंटू C3, हमें पता है यहाँ मान रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 ही पुट करना है। तो यहाँ पे C3 है तो इसको मान लेते कि C4 आ जाएंगे, ओके। तो CF बराबर हमें क्या हो जाएगा, ई के पावर सी पी टी इंटू C3 प्लस ई के पावर माइनस सी पी टी इंटू C4। तो हमें पता है कि T बराबर ही CF है, तो हमारा यहाँ T का वैल्यू निकल गया, T बराबर ई के पावर C3 पहले मैं लिख देता हूँ, C3 सी पी टी प्लस C4 ई के पावर माइनस सी पी टी। तो यहाँ पे हमें एक्स एंड टी का वैल्यू निकल गया सेकेंड कंडीशन के अनुसार। देखो एक्स का वैल्यू ए हो गया, टी का वैल्यू हमें कुछ ए वाला हो गया। तो नाउ हमें अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन क्या है, वाई बराबर एक्स इंटू टी है। तो वाई बराबर मेरा निकल के आएगा एक्स का मान C1 ई के पावर पी एक्स प्लस C2 ई के पावर माइनस पी एक्स एंड टी का मान, टी कितना है मेरा, यह है C3 ई के पावर सी पी टी प्लस C4 ई के पावर माइनस सी पी टी। देखो C1 C2 C3 C4 मेरा एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, और इंटीग्रल कांस्टेंट, हाँ इंटीग्रल कांस्टेंट ही है, ओके। नाउ हम लोग थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन देखो सेकेंड कंडीशन से मेरा सोल्यूशन निकल गया। सोल्यूशन किसका है, सेकेंड कंडीशन का है, सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो बस कुछ करना है नहीं, बस यही आपको करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, बेन लेमडा इज टेकन एज निगेटिव, ओके। तो मेरा जो इक्वेशन था, इक्वेशन मैं लिख देता हूँ एक्स डबल डैश अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर, टी डबल डैश अपॉन टी बराबर, निगेटिव के लिए हम लोग माइनस पी स्क्वायर लेते हैं, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर इसको करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स बराबर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स डबल डैश बराबर माइनस, इसको यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू एक्स, और करेंगे तो एक्स डबल डैश इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये मेरा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन की बात करें तो एक्स बराबर निकल के आएगा CF प्लस PI, और यहाँ पे आप देख सकते हैं PI का वैल्यू RHS पर डिपेंड करता है, और RHS वैल्यू 0 है तो PI का वैल्यू मेरा 0 आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, CF हो जाएंगे। अब CF कैसे निकालते हैं वो हमने अच्छा से अभी तक देखा है, एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0 है। तो फोर सी एफ पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन ए है ऑक्सिलरी इक्वेशन,
एक्स डबल डैश है तो एम स्क्वायर हो जाएगा इंटू प्लस पी स्क्वायर। ओके, एक्स कॉमन होते बाहर पता होगा, बराबर जीरो हो जाएंगे। तो एम का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एम बराबर माइनस पी स्क्वायर एंड स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इसको लिख सकते हैं -1/पी स्क्वायर रूट अंदर, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का निकलेगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा इंटू रूट अंदर प्लस माइनस आते हैं, प्लस माइनस -1। ओके, -1 को भी मैंने कहा था थोड़ा देर पहले, इसको आई से डिनोट करते हैं, आयोटा, आई का वैल्यू होता है रूट अंदर -1। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर है। तो पी बराबर हो जाएगा, इसका मान आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई यहाँ पे लिखते हैं इंटू पी स्क्वायर। तो एम बराबर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो इसका सोल्यूशन अभी मैंने देखा है कि ई के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा का मान क्या है, जीरो है, अल्फा कोई है नहीं तो अल्फा का मान जीरो है, रियल पार्ट नहीं है तो जीरो ले लेंगे, प्लस माइनस आई इंटू पी स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर नहीं पी हो जाएंगे, निकल गया पी से तो पी हो जाएगा, आई पी हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन की बात करें तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, ई के पावर अल्फा एक्स, ई के पावर अल्फा एक्स इंटू एक्स। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरा देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरा है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या एक्स है, तो ई के पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ओके, यहाँ पे पुट करते हैं तो सी एफ बराबर मेरा निकल कर आ जाएगा, ई के पावर अल्फा का मान क्या है जीरो, तो जीरो इंटू एक्स, C1 कॉस बीटा का मान क्या, यहाँ बीटा का मान देखो आई है बीटा है, आई है बीटा तो पी है, यहाँ पे पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स हो जाएंगे। ई के पावर अल्फा सॉरी ई के पावर जीरो, ई के पावर जीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा। कोई भी समथिंग का पावर जीरो, समथिंग का पावर क्या हो जाएगा, 1 आता है, तो मेरा सी एफ निकल कर आ गया, ये 1 हो जाएंगे तो बच जाएगा क्या, C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। और हमें पता है कि x बराबर ही सी एफ है, कहाँ x बराबर ही सी एफ है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें निकल गया C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। ओके, तो ना अब हम लोग t का मान निकालते हैं। तो t का मान निकालने के लिए अब इसके बराबर इसको करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। तो क्या हो जाएंगे, 1/c² t डबल डैश अपॉन t बराबर हो जाएगा -p²। तो यहाँ से निकालेंगे तो t डबल डैश बराबर हो जाएगा c² p² माइनस के साथ इंटू टी। इसको इस तरफ लाएंगे तो मेरा हो जाएगा t डबल डैश प्लस c² p² इंटू टी बराबर 0। यह एक मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सोल्व करेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे तो सी ए प्लस पी आई आ जाएगा। ओके, सी ए प्लस पी आई क्यों निकाले, क्योंकि ये मेरा हायर ऑर्डर का है, हायर ऑर्डर बोले तो सेकेंड ऑर्डर का है। पी आई का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि आर एच एस टर्म जीरो है इसलिए जीरो हो जाएगा। सी एफ निकालने के लिए हमें क्या देखना था, एल एच एस बराबर जीरो करते हैं, तो डायरेक्ट हम सी एफ निकालने के लिए करते हैं तो क्या एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखते हैं, टी स्क्वायर है बोले तो एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर पी स्क्वायर, एल एच एस टर्म जीरो लिखते हैं। ओके, यहाँ से अगर हम m का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो m बराबर हो जाएगा, रूट चढ़ेंगे तो -c² p² रूट अंदर, एंड जैसे रूट में जाता है प्लस माइनस आ जाते हैं। ओके, तो प्लस माइनस इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 c² p² p² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर -1 इंटू c² p² रूट के बाहर सी पी निकल जाएंगे। इसका मान i होता है तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस माइनस आई इंटू सी पी। तो m का मान हो गया यहाँ पे प्लस माइनस आई इंटू सी पी। इसको और अच्छा से लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस माइनस आई इंटू सी पी। तो ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। यहाँ से सी एफ बात करें तो सी एफ बराबर क्या होता है, ई के पावर अल्फा एक्स बोले तो। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, इसलिए एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो ई के पावर अल्फा इंटू टी इंटू C1 कॉस बीटा टी प्लस C2, और उधर मैंने लिखा C3 एंड C4 हो जाएंगे क्योंकि इसमें हम लोग C1 C2 की कर चुके हैं, C1 C2। तो यहाँ पर C4 साइन बीटा टी। ओके, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, m का मान जब अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है, देखो प्लस माइनस आई बीटा, तो इसमें सिर्फ एक ही रूट है। लेकिन यहाँ बात करें जो पिछला सोल्यूशन में बात करते थे तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इसलिए देखो यहाँ पे दो रूट है, क्या है, दो रूट है, सी पी प्लस माइनस आई इंटू जीरो, एक दूसरा रूट है सी पी प्लस माइनस आई इंटू जीरो, माइनस सी पी प्लस सी पी। ओके, लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ प्लस माइनस आई सी पी बोले तो एक ही रूट है, जीरो प्लस माइनस आई सी पी। ओके, देख सकते हैं प्लस माइनस आई जीरो है, यहाँ पे प्लस माइनस आई सी पी है, तो यहाँ पे एक ही रूट है। ओके, तो एक रूट है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे सी एफ। तो यहाँ से सी एफ का मान हो जाएगा ई के पावर अल्फा का मान जीरो है तो जीरो इंटू टी
C3 कॉस बीटा का मान CP है, CP इंटू टी प्लस C4 साइन CPT। तो CF बराबर हो जाएगा, CF बराबर e के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT। तो हम जानते हैं कि T बराबर ही CF है, T बराबर ही CF है, तो यहाँ से मेरा T का मान निकल गया। तो T बराबर क्या हो जाएगा, C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT। तो मेरा x एंड t का वैल्यू निकल गया। तो मेरा नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन सोल्यूशन क्या निकल के आ गया, सोल्यूशन y बराबर x इंटू टी, एक्स का मान एंड टी का मान पुट कर देंगे। x का मान क्या है आप देख सकते हैं, आपके सामने में है। x का मान C1 कॉस CPT, C1 कॉस PX है प्लस C2 साइन PX है इंटू टी का मान अभी मैंने जस्ट निकाला C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT ये y बराबर निकल के आ गया। तो नाउ मेरा 3 सोल्यूशन हो गया, 3 सोल्यूशन, एक फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन, एक सेकेंड कंडीशन के अनुसार एंड एक थर्ड कंडीशन के अनुसार। तो मैं तीनों को एक साथ में लिख दे रहा हूँ, जो मेरा वेव इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, वेव इक्वेशन के सोल्यूशन कहलाएंगे तीनों। तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन ऑफ PD की बात करें, सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन क्या था मेरा, डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर C स्क्वायर इंटू डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका सोल्यूशन की अगर बात करें तो मेरा 3 सोल्यूशन निकला है। और कंडीशन फर्स्ट की बात करें, कंडीशन फर्स्ट जब लेमडा इक्वल टू 0 था तो इसका मेरा मान निकला था y का मान है C1 x प्लस C2 इंटू C3 t प्लस C4। ओके, अगर कंडीशन 2 की बात करें, जब लेमडा का मान अगर हम पॉजिटिव लिए थे तो यहाँ से y का वैल्यू जो निकला था मेरा कुछ इस तरीके का इक्वेशन आया था, y बराबर C1 e के पावर px प्लस C2 e के पावर माइनस px इंटू C3 e के पावर CPT प्लस C4 e के पावर माइनस CPT। एंड कंडीशन थर्ड के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जब लेमडा का वैल्यू जब निगेटिव लिए, पॉजिटिव में क्या लिए थे प्लस पी स्क्वायर, निगेटिव में हमने क्या लिया था माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से y का वैल्यू जो निकल कर आया था वो ये मेरा वैल्यू है C1 कॉस PX प्लस C2 साइन PX ओके इंटू C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT। ओके, ये मेरा 3 सोल्यूशन हो गया। अगर वेव इक्वेशन की बात करें तो वेव इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। तो यह मेरा क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, एक साइनसॉइडल कर्व जिसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस से, देखो पहले यहाँ पे था, फिर धीरे धीरे डिस्प्लेस किया, यहाँ आया, फिर एक्स एक्सिस पर आ गया, फिर यहाँ से डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस बोले तो वाई कितना वाई डिस्टेंस, यहाँ से उठ के देखो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरा यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोले तो वर्टिकल डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आया, फिर अपना एक्स पोजीशन 0 हो गया, फिर गया, फिर 0 हो गया, फिर ऊपर गया, फिर अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको जो भी अपना पोजीशन को रिपीट करे उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल पर अगर अपना पोजीशन को रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो इन तीनों सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो तीनों में से कोई एक मेरा बेस्ट सोल्यूशन होगा, इन तीनों में से कोई एक मेरा बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो कौन सोल्यूशन बेस्ट होगा, जो मेरा पीरियोडिक फंक्शन को फॉलो करेगा। क्योंकि साइन जो मेरा वेव इक्वेशन है, वेव जो कोई भी पार्टिकल अगर वेव पाथ को फॉलो करता है, वेव पाथ को फॉलो करता है, सॉरी वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो कुछ इस तरीके से साइनोसॉइडल पाथ हमारा बनता है। साइनोसॉइडल पाथ या फिर साइनोसॉइडल कर्व हमें बनता है। कोई भी अगर पार्टिकल वेव फॉर्म में अगर ट्रेवल करता है तो वो मेरा साइनोसॉइडल पाथ को फॉलो करता है, ओके, जिसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो इन तीनों में से अगर बेस्ट सोल्यूशन की बात करें, बेस्ट सोल्यूशन वही होगा जो मेरा पीरियोडिक फंक्शन को फॉलो करेगा। तो C1 C2 ये मेरा एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, तो ये मेरा बेस्ट इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 e के पावर px है, e के पावर है, मतलब ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, ओके। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मेरा C1 C2 तो कांस्टेंट है, cos px sin px cos cpt sin ptc। तो पीरियोडिक फंक्शन हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है,
एक फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसलिए अगर वेव इक्वेशन का अगर एग्जैक्ट इक्वेशन बोले तो बेस्ट सोल्यूशन की बात करें, तो क्या होगा, मेरा ए वाला सोल्यूशन होगा। कब आएगा, कंडीशन थर्ड जब लेमडा इजकल टू टेकन एज निगेटिव, तो मेरा जो सोल्यूशन आ जाएगा वेव इक्वेशन का, वेव इक्वेशन कौन है, del 2y अपॉन del t स्क्वायर बराबर c स्क्वायर इंटू del 2y अपॉन del x स्क्वायर। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा c1 cpt c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ओके, तो अगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर बनाने के लिए हमें अगर देखेंगे आगे, तो हमें इस कंडीशन को फॉलो करेंगे एंड ये सोल्यूशन हम याद करके रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेव इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखो वेव इक्वेशन से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन आता है, अगर एग्जांपल की बात करें वेव इक्वेशन में, तो वेव इक्वेशन में जो आता है एक स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। स्ट्रिंग बोले तो धागा अगर कपड़ा सिलने वाला जो धागा होता है वो मेरा धागा होता है। तो धागा से रिलेटेड जब धागा को हम लोग वाइब्रेट करते हैं, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को दो एंड पर फिक्स करके इसको अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, तो वो मेरा वेव मोशन को फॉलो करता है। एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन वो हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो स्ट्रिंग वाला जो क्वेश्चन आएगा वो मेरा वेव इक्वेशन से रिलेटेड रहेगा, जिसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो हमको कंडीशन थर्ड को लेकर चलना पड़ेगा, जिसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा। तो वो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।